हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे रे ऑप्टिक्स का 11th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। हमने हमारे पिछले लेक्चर में क्या बात किया था, किस तरह से रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, जो कि सिमिलर है हमारे पिछले लेक्चर जैसा। ठीक है, इसमें भी हम निकालेंगे, हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर रखा हो और बीच में कोई ग्लास स्लैब आ जाए, मतलब एक ग्लास स्लैब होता है, ठीक है, तो उससे ऑब्जेक्ट मतलब जो है अपना फाइनल इमेज कहाँ पे ऑब्टेन करता है। ठीक है, उसका इक्वेशन होता है। और भी इसके अंदर हम मिरर वाले प्रॉब्लम भी लाए हैं, जिसमें मिरर और ग्लास स्लैब दोनों लगे हों, तो उसके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाए, वो जो है हम इस तरह सीखने वाले हैं। ओके, ये टॉपिक सिमिलर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं पता है, टॉपिक को छोटा छोटा करके ब्रेकआउट करके पढ़ रहे हैं, जिससे क्या है कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, आपको ये डाउट नहीं रह जाए कि भाई ये कौन से टॉपिक का है। इसलिए क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ, आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। उसके बारे में आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो एक एक पॉइंट ध्यान से नोट करो। क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे लेके आया हूँ, तो कॉन्सेप्ट तो थोड़ा ही है, हम जो है क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो बुक पेन लेके बैठो, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, क्वेश्चन के साथ उसको सॉल्व करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। मैं होप करता हूं कि आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे, बिकॉज पिछले लेक्चर वाले सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होने वाले हैं, जो हमने रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में पढ़ा था। ओके, तो चैप्टर की शुरुआत लेक्चर की शुरुआत करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई स्लैब होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे स्लैब का डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ मीडियम विच इज separated from the surrounding by two parallel surfaces, तो इसकी खास बात क्या है कि एक कोई मीडियम है जो कि सराउंडिंग सेपरेटेड है बाय टू पैरेलल सरफेसेस। यहाँ पे इसके पास दो पैरेलल सरफेस होंगी जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ये दो सरफेस है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, इस तरह ग्लास स्लैब होता है। आप जो है स्क्रीन पर ग्लास स्लैब का इमेज देख लेते हो, और कैसे इसके अंदर हम रिफ्रैक्शन करते हैं वो भी आप देख सकते हो, किस तरह से लाइट इसके अंदर बेंड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे खासियत होती है कि यहाँ पे ये सरफेस और ये सरफेस पैरेलल है, उसकी वजह से अंदर का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ना, वो सेम आ जाता है। ओके, उसके बाद फाइनल रे जो है बाहर निकलती है। ओके, तो किस तरह से इसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है। पहली बात तो एक ग्लास स्लैब है। हम यहाँ पूरे लेक्चर में मानेंगे कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, और इसका जो थिकनेस है वो टी है। ठीक है, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस है टी है। अब मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है, चलो मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है जो कि इससे जो है डी डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो कैसे होगा, रे ऑफ लाइट यहाँ से ऑब्जेक्ट से निकलेंगी, एक रे ऑफ लाइट इस तरह से। ओके, अब क्या होता है, अगर हमको रिफ्रैक्शन करा हो, सबसे पहले हम बनाते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे इस तरह से। अब देखो ध्यान से, मैं अभी मान रहा हूँ कि बाहर का जो मीडियम है यहाँ पर एयर है। ठीक है, बाहर का जो मीडियम है एयर है, और अभी से आप ध्यान रख लो, मैं आगे कंडीशन लिखाऊंगा, लेकिन अभी से आप ध्यान रख लो कि यहाँ पे ग्लास स्लैब के दोनों बाजू, यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों जगह मीडियम सेम होना चाहिए। जरूरी है कि एयर हो। अभी मान लो कि दोनों जगह मीडियम सेम होना चाहिए, कोई भी मीडियम हो, चाहे दोनों जगह वाटर हो जाए, चाहे दोनों जगह कोई भी मीडियम हो, पर यहाँ और यहाँ दोनों, मतलब इसके इस तरफ और इसके इस तरफ मीडियम सेम होना चाहिए, तभी हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं सारे वैलिड होंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे एयर है, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब हमको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, और किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से तो ज़्यादा ही होता है। मतलब क्या है कि हम रेयर से डेंसर में जा रहे हैं। तो बताओ, अगर हम रेयर से डेंसर में जाएंगे तो जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम जब रेयर से डेंसर में जाते हैं तो रे ऑफ लाइट बेंड करती है टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं, टुवर्ड द नॉर्मल। तो इस तरह से लाइट जो है टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ठीक है, इसको अच्छे से ड्रॉ कर दे दो। यहाँ पर रे ऑफ लाइट देखो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी। अब फिर से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दूसरा भी सरफेस है जो कि जस्ट इसकी पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज ये एक सरफेस है, ये एक बाउंड्री सरफेस है, हर बाउंड्री सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर भी एक रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। लेकिन अब क्या है कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगी ना, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएंगी इस तरह से। अब ये तो एक रे हो गई, ऐसे हम ऑब्जेक्ट से एक रे जो पैरेलल निकाले इस तरह से, तो ये रे तो सीधी चली जाएगी, ये रे का रिफ्रैक्शन
हमको पता है जो नॉर्मल इंसिडेंस पे रे जाती है उसको कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो इमेज कैसे ऑब्टेंड होगा? इमेज ऑब्टेंड होगा कि दो रेज जो है फाइनली कहाँ पे मीट कर रही हैं। तो इस तरफ तो ये रे कहीं मीट नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ जा रहा है, ये जैसे जैसे आगे जाएगा और दूर जाते जाएगा। ठीक है, तो ये रे को पीछे एक्सटेंड करके कहीं मीट कराएंगे और वहीं बनेगा अपना फाइनल इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। ये अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है फाइनल इमेज। मैं तो यहाँ पर इसको जनरली ऐसे पीछे एक्सटेंड कर रहा हूँ और ये ऑब्जेक्ट था और ये अपना बन जाएगा फाइनल इमेज। तो ध्यान से देख सकते हो कि ग्लास स्लैब पे रखने की वजह से, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर हो, मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर हो, तो ग्लास स्लैब पे रखने की वजह से ऑब्जेक्ट जो था, मतलब उसका फाइनल इमेज यहाँ पे इतना पार्ट शिफ्ट हो गया। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ है, तो बिकॉज ऑफ द ग्लास स्लैब यहाँ पे इसका इमेज जो है शिफ्ट हो गया है और इसी को हम बोलते हैं शिफ्ट। ठीक है, ये है डेल, इसको हम बोलते हैं शिफ्ट। इसलिए रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के अंदर मेनली हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा शिफ्ट, मतलब ग्लास स्लैब पे रखने की वजह से ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज कहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज कितना शिफ्ट हो गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शिफ्ट। क्लियर हो गया ना? यहाँ पर होगा, हम फॉर्मूला निकालेंगे ना, तो आप देखोगे कि जो शिफ्ट होता है ना, सिर्फ मतलब स्लैब का कितना थिकनेस है, मतलब कितना मोटा स्लैब है और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उस पर डिपेंड करता है बस। बाकी ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा गया है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो, शिफ्ट तो उसका सेम ही आएगा हमेशा। भाई ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस फिक्स है ना, तो हर बार जो है वो शिफ्ट सेम देगा। क्लियर है? इस तरह से जो है इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब जो इसका डेरिवेशन करते हैं, एक बार शिफ्ट का फॉर्मूला आता कैसे है, उसका हम पूरा डेरिवेशन दो एक एक करके करते हैं। ओके, इसको यहाँ से रफ करके अब इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो अब ग्लास स्लैब का मतलब समझ गए क्या होता है? चलो अब जो इसका डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन एक एक पॉइंट देखो ध्यान से, तो आपको समझ पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्लास स्लैब ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर दो क्वांटिटी फिक्स कर दे रहा हूँ, एक तो इसका थिकनेस टी वो फिक्स कर दिया मैंने, और अंदर का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वो फिक्स कर दिया। ठीक है, और अभी के लिए मैं खाली बाहर मीडियम एयर ले रहा हूँ, बाकी दूसरा मीडियम भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ मतलब कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर बाहर एयर ले रहा हूँ। ओके, अब मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट इससे डी डिस्टेंस दूर पे। क्लियर है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने मान लिया है डी डिस्टेंस। अब जो इस ऑब्जेक्ट का हमको फाइनल इमेज फॉर्म करना है, अब यहाँ पर इसके पास दो सरफेस है, एक तो ये वाला सरफेस हमारा फर्स्ट सरफेस है और ये वाला हमारा सेकंड सरफेस है। तो दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा। और आपने रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट सीखा ही होगा कि भाई किस तरह से अगर मतलब बीच में बाउंड्री मीडियम आ जाए तो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ किस तरह से हमको मिलता है। तो यहाँ पर भी जैसे हम वाटर वाले केस में करते थे रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ, वैसे इसके अंदर करना होता है। तो करेंगे क्या, हम एक रे ऑफ लाइट लेके जाएंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे नॉर्मल और एक रे ऑफ लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, और उसके बाद ठीक है दूसरा सरफेस होगा, यहाँ पे हम बनाएंगे नॉर्मल और यहाँ पे रे ऑफ लाइट इस तरह से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो हम एक एक सरफेस पे हम जो है रिफ्रैक्शन कराएंगे। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सरफेस की। तो फर्स्ट सरफेस यहाँ पर लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको पता है रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है? हम क्या लिखते थे फॉर्मूला? म्यू इंसिडेंट अपॉन रियल डेप्थ इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड अपॉन अपरेंट डेप्थ डी डैश। इस तरह से हम लिखते हैं। तो इंसिडेंट मीडियम क्या होता है? जहाँ से रे इंसिडेंट हुआ है। तो कौन से रे इंसिडेंट हुआ है, कौन सा मीडियम है? एयर। एयर का म्यू क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे म्यू इंसिडेंट हो जाएगा अपना 1, और डी डेप्थ कितना, देखो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ऑब्जेक्ट ये बाउंड्री से हम डेप्थ लेते थे ना, तो बाउंड्री से कितना दूर है, ये डी डिस्टेंस है। म्यू रिफ्लेक्टेड मीडियम कौन सा है? म्यू रिफ्लेक्टेड मीडियम है म्यू। ठीक है, ये ठीक है, और जो है डी डैश मतलब इमेज कहाँ फॉर्म करेगा वो हमको ढूंढना है, तो मैं इसको डी डैश ही मान लेता हूँ। तो डी डैश की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ध्यान से, म्यू टाइम्स ऑफ डी। डी डैश की वैल्यू क्या आ रही है? डी डैश की वैल्यू आ रही है म्यू टाइम्स ऑफ डी। अब म्यू जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, बिकॉज एयर का 1 होता है, म्यू एयर से बड़ा होता है। तो डी डैश की वैल्यू यहाँ पे कहीं ऑब्टेंड होगी। मतलब क्या है कि इस रे को देखो ध्यान से, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। अब इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, ये रे ऑफ लाइट को पीछे एक्सटेंड करोगे तो पहले रिफ्रैक्शन के बाद इसका जो इमेज है I1 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये अपना इमेज I1 है, जिसको मैं बोल देता हूँ म्यू टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, अपना इमेज पहले यहाँ फॉर्म हुआ है। ये सिर्फ अभी पहले सरफेस का रिफ्रैक्शन है। हमको जो बिकॉज ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे कहीं खड़ा होगा, यहाँ पे अपना ऑब्जर्वर होगा, उसको तो ये रे ऑफ लाइट दिखेगी ना। ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, उसको ये थोड़ी दिख रहा है कि पहला सरफेस रिफ्रैक्शन हुआ। ऑब्जर्वर को ये रिफ्लेक्टेड लाइट दिखेगी। अच्छा, इसके अंदर हम सारे कंडीशन मान के चल रहे हैं। ठीक है,
कि रे ऑफ लाइट जो है नॉर्मल के बहुत ही क्लोजर है, मतलब वो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको हमेशा याद करते हैं उसको आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो मैं भले बड़ा बड़ा ड्रॉ कर दे रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना कि रे ऑफ लाइट नॉर्मल के बहुत ही नज़दीक होंगी, वो सब कंडीशन हम मान के चल रहे हैं। तो रे जो है ऑब्जर्वर को यहाँ पे दिखेगी, बिकॉज ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब देखो क्या हुआ कि फर्स्ट सरफेस रिफ्लेक्शन हुआ तो इमेज यहाँ बना। अब जो सेकंड सरफेस होगा ना उसको क्या लगेगा कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। भाई जो पहला सरफेस है जिसने इमेज बनाया वो सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो सेकंड सरफेस जो है ये, बताओ सेकंड सरफेस से ऑब्जेक्ट कितना दूर है मेरे को बताओ। म्यू एक्स दूर है, डी दूर है, म्यू डी दूर है कि टी प्लस म्यू डी दूर है। सेकंड सरफेस से ऑब्जेक्ट कितना दूर है? सेकंड सरफेस से तो ऑब्जेक्ट इतना दूर है ना, टी प्लस, देखो टी प्लस म्यू डी। क्लियर हो गया ना? तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमको पता है। अब मैंने आपको हमेशा रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में सिखाया है कि हम इंसिडेंट मीडियम वही लेते हैं ना जो रिफ्रैक्शन के पहले हो। तो यहाँ पे देखो ये वाला मीडियम है, तो ये मीडियम के लिए ये हमारा जो इंसिडेंट मीडियम हो जाएगा ना, बिकॉज रिफ्रैक्शन के जस्ट पहले रे ऑफ लाइट कहाँ से आती हुई दिख रही है वो हम लेते हैं। अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखा होगा आपको पता होगा। क्लियर है? तो सेकंड सरफेस के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, सेम फॉर्मूला लगाते हैं सेकंड सरफेस के लिए, म्यू इंसिडेंट अपॉन डी म्यू रिफ्रैक्टेड अपॉन डी डैश। ये डी डैश और ये डी डैश अलग है, ठीक है? यहाँ पे डी डबल डैश कर देता हूँ, चलो डी डबल डैश कर दो जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। तो म्यू इंसिडेंट कितना है? इंसिडेंट मीडियम कौन सा है? ये वाला मीडियम है, तो ये हो जाएगा म्यू। और डी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? टी प्लस म्यू डी, ठीक है? टी प्लस म्यू डी, तो टी प्लस म्यू इंटू डी। क्लियर है? ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है, इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड। रे ऑफ लाइट कहाँ पे गई? रे ऑफ लाइट गई एयर में, तो 1 हो जाएगा। और डी डैश, डी डैश हमको ढूंढना है ना फाइनल इमेज कहाँ पे ऑब्टेंड हुआ है, तो डी डैश हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे डी डैश कर देता हूँ। तो डी डैश की वैल्यू क्या आ रही है? टी प्लस म्यू डी अपॉन म्यू, ये आ रही मेरी डी डैश की वैल्यू। मतलब फाइनल इमेज हमारी यहाँ पे ऑब्टेंड होगी, जो कि इस रे ऑफ लाइट को हम यहाँ पे कहीं इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ये तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना अपना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस, ये अपना क्या है? डी डैश की वैल्यू, डी डबल डैश की वैल्यू, ठीक है? क्लियर है? ये अपनी डी डबल डैश की वैल्यू। हमने कुछ नहीं किया, हमने 2 रिफ्लेक्शन कराया और ये हमारा फाइनल इमेज है जिसको I2 बोल दो। I2 अपना फाइनल इमेज है। तो आप देख सकते हो कि एक्चुअली पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, बाद में जो है ऑब्जेक्ट मतलब फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है अपने पोजीशन से इतना शिफ्ट हो गया, ठीक है? इसको हम डेल बोलते हैं, शिफ्ट को हम डिफाइन करते हैं डेल से, ठीक है? बस वही हमको निकालना है शिफ्ट। फाइनल इमेज हमने निकाल लिया है, हमको निकालना है शिफ्ट। तो शिफ्ट किस तरह से निकालेंगे आप खुद सोचो, बताओ शिफ्ट कैसे निकालूँ मैं, बताओ सोचो। हमने ये सब निकाल लिया, ठीक है? इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब हमको निकालना है शिफ्ट, तो शिफ्ट किस तरह से निकालेंगे आप खुद बताओ। ये दो हमने कैसे किया आपने समझ लिया, दोनों सरफेस रिफ्लेक्शन निकाला। अब क्या होगा देखो ध्यान से, मैं इस बाउंड्री सरफेस को कंसीडर करता हूँ। तो देखो पहले ऑब्जेक्ट कितना दूर था इससे, ऑब्जेक्ट इससे कितना दूर है? टी प्लस, यहाँ पे देखोगे ध्यान से ऑब्जेक्ट इससे कितना दूर है? टी प्लस डी। देखो यहाँ पे ये डी है और ये टी है, तो पहले टी प्लस डी पे था और बाद में कितना है? डी डबल डैश पर है। तो टी प्लस डी में से डी डबल डैश माइनस कर दूँ तो इतना शिफ्ट मिल जाएगा ना हमको। देखो क्या करता हूँ, टी प्लस डी, ये क्या हुआ? ये इतना हुआ पूरा, उसमें से मैं इतना माइनस कर देता हूँ, देखो इतना, तो जो बचा वो अपना शिफ्ट हो जाएगा ना। समझ पड़ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले ऑब्जेक्ट जो है टी प्लस डी पे था, हम जो इसमें से ये डी डबल डैश माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचा वो शिफ्ट हो जाएगा ना। तो वही हमको निकालना है, तो बस वही हम कर देते हैं। तो टी प्लस डी हमारा डी डबल डैश कितना है? टी प्लस म्यू डी अपॉन म्यू। इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा म्यू टी प्लस म्यू डी माइनस टी माइनस म्यू डी बाई म्यू हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू डी कैंसर और टी कॉमन निकाल लोगे यहाँ से, सॉरी यहाँ से, हाँ टी कॉमन निकाल लोगे तो 1 माइनस 1 बाई म्यू हो जाएगा। यहाँ से देखो ध्यान से क्या आ रहा है, यहाँ बच क्या रहा है? म्यू टी माइनस टी, म्यू टी माइनस टी बाई म्यू, इस तरह से बच रहा है, ठीक है? तो यहाँ से देखो क्या करते हैं, देखो यहाँ से म्यू अगर हम रेशो ले लेते हैं तो इस तरह से हो जाएगा, टी माइनस टी बाई म्यू हो जाएगा ना। यहाँ पर रेशो अलग अलग कर दिया हमने, तो यहाँ से टी कॉमन निकाल लो तो शिफ्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है? देखो टी कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस 1 बाई म्यू बचेगा ना, तो वही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। चलो इक्वल टू, इसको हटा के, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है? शिफ्ट का फॉर्मूला डेल, जो कि होता है शिफ्ट, जो कि होता है टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक है? टी क्या है? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब।
तो आप देख सकते हो कि जो शिफ्ट है ना वो सिर्फ थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डी कहाँ था। देखो डी फॉर्मूले में कहीं नहीं आ रहा है, डी वाले टर्म थे वैसे ही कैंसिल हो गए वो, क्लियर है। हाँ, लेकिन फाइनल इमेज जो है वो डिपेंड करता है डी पे। देखो फाइनल इमेज का फॉर्मूला क्या आया था हमारा, यहीं कहीं आया था अपना फाइनल इमेज का फॉर्मूला, जो कि टी प्लस म्यू डी अपॉन म्यू आया था। फाइनल में डिपेंड करता है नो डाउट, पर मैं शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। शिफ्ट जो है ये डिपेंड नहीं करता कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था, क्या इमेज फाउंड हुआ। अगर थिकनेस और म्यू सेम है तो शिफ्ट का आंसर हमेशा सेम आएगा, क्लियर है। उस तरह से वो दो पोजीशन पे डिपेंड, मतलब वो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो इसका डेरिवेशन होप्स तो आपको समझ पड़ा होगा। यहाँ पर आपको 2-3 बातें आप ध्यान रखनी है। 2-3 बातें क्या ध्यान रखनी है, चलो इसको रफ करके मैं लिखता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर यहाँ पे लिख दो, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, पहले लिख दो रेज आर पैराक्सियल, या तो इसको आप लिख सकते हो कि पैरानॉर्मल, ठीक है। मतलब नॉर्मल के बहुत नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं ना, जो है नियर नॉर्मल, ऐसे लिख दो, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे, बताओ दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, आप खुद बताओ कि ठीक है। पहला हमने मीडियम शुड बी सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ द स्लैब, ठीक है। मीडियम शुड बी सेम, जरूरी नहीं कि एरो कोई भी मीडियम हो सकता है, लेकिन सेम होना चाहिए। मीडियम शुड बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द स्लैब, बोथ साइड ऑफ स्लैब, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसके अंदर कि जो हमको शिफ्ट का जो फॉर्मूला आ रहा है, शिफ्ट का फॉर्मूला आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा गया है उससे शिफ्ट के फॉर्मूले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा गया है उससे शिफ्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना जा रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे लिखो कि इफ डेल इज पॉजिटिव, इफ डेल इज पॉजिटिव मतलब डेल का आंसर अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या होगा सोचो आप। डेल पॉजिटिव मतलब कैसा कि मान लो यहाँ पे स्लैब है मेरा, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, रे ऑफ लाइट इस तरह से गया, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, इस तरह से गया, जो है इस तरह से, ठीक है। मतलब ये डेल जो है पॉजिटिव आ रहा है। डेल पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या होगा, कुछ इस तरह का केस होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, यहाँ पर ध्यान रखो कि शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब देखो ध्यान से, इंसिडेंट रे ये था तो हमारा डेल पॉजिटिव है, मतलब क्या होगा कि शिफ्ट जो है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब कि भाई इंसिडेंट रे, अगर देखो इंसिडेंट रे इस तरफ होती तो शिफ्ट इस तरफ हुआ होता, ठीक है। जहाँ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा उस तरफ शिफ्ट होगा, अगर हमारा शिफ्ट का फॉर्मूला जो है, मतलब शिफ्ट का जो आंसर जो पॉजिटिव आया तो, ठीक है। और शिफ्ट अगर नेगेटिव आया तो यहाँ पर लिख दो, चलो इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अगर शिफ्ट नेगेटिव आया तो इफ डेल इज इक्वल टू नेगेटिव, तब क्या होगा, तब कुछ इस तरह से ग्राफ, तब क्या होगा, देखो शिफ्ट नेगेटिव कब आएगा पहले नोट कर लो। शिफ्ट नेगेटिव तभी आएगा ना जब बाहर का जो मीडियम होगा ना वो अंदर के मीडियम से ज़्यादा होगा। शिफ्ट नेगेटिव कब आएगा, इफ, यहाँ पे लिख दो, इफ सराउंडिंग मीडियम, इफ सराउंडिंग मीडियम म्यू इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ ग्लास, ठीक है, म्यू ऑफ ग्लास लेंथ, तभी जो है शिफ्ट नेगेटिव आएगा। और जब शिफ्ट नेगेटिव आएगा मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे के अपोजिट उसका होगा। देखो कैसे होगा, ध्यान से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, हम इस तरह से रे ऑफ लाइट लाएंगे। अब क्या है कि बाहर का मीडियम ज़्यादा होगा तभी नेगेटिव आएगा, तो बाहर का मीडियम अगर ज़्यादा होगा तो रे ऑफ लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करके अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको अच्छे से ड्रॉ करें तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड नहीं करेगी, अब बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और बिकॉज ये डेंसर से रेयर में जा रही है ना, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, और फिर से डेंसर से रेयर में जाएगी
तो टुवर्ड द नॉर्मल इस तरह से बेंड करेगी। तो ध्यान से देखोगे ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था और इसको हम फाइनली कन्वर्ट करेंगे तो कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जो है शिफ्ट इस तरह से आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है अपना आंसर। मतलब क्या है कि जब शिफ्ट नेगेटिव आया, मतलब कि यहाँ पे शिफ्ट नेगेटिव आया, मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अपना शिफ्ट आ रहा है। क्लियर है? तो ये सब बात का आपको ध्यान रखना है, ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट पॉजिटिव मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो है उसका फाइनल इमेज ऑब्टेंड हुआ है, और सॉरी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट है, और शिफ्ट अगर नेगेटिव आया तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और शिफ्ट नेगेटिव कब आएगा? जब बाहर का मीडियम जो है अंदर के मीडियम से कम होगा, ठीक है। अब सब बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है, अंदर के मीडियम से। क्लियर है? तो इतने पॉइंट आपको समझ पड़ गए होंगे। तब रफ करके 1 बाय 1 अच्छे क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में एकदम बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सिंपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है कि बाहर देखो दोनों तरफ एयर है, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर का थिकनेस है और म्यू इक्वल टू 1.5 है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, तो शिफ्ट कितना है? दोनों क्वेश्चन में शिफ्ट वही पूछना है, ठीक है। शिफ्ट कितना है हमको निकालना है, ठीक है, और किस तरफ आएगा वो भी हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हम शिफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। एयर जब मीडियम दोनों तरफ, तो ये फॉर्मूला है हमारा। अब देखो थिकनेस कितना दिया हमको 15 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 बाई म्यू कितना दिया हमको 1.5, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 इंटू 1.5 माइनस 1 हो जाएगा 0.5 अपॉन 1.5, तो इससे 3 का कैंसिल हो जाएगा, 3 5 का कैंसिल हो जाएगा। मतलब अपना जो शिफ्ट आ रहा है वो आ रहा है 5 सेंटीमीटर का, और 5 सेंटीमीटर क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू क्या कि जहाँ पर अपना इंसिडेंट रे होगा, देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे कहाँ पे है, ये अपना इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। देखो ध्यान से, बाहर का मीडियम कम है अंदर वाले से, तो अपने को पता है डेफिनेटली इसका आंसर पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। रे ऑफ लाइट जो है अब टुवर्ड द नॉर्मल, फिर जो है यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे, रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फाइनली जो है शिफ्ट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। तो शिफ्ट अपना पॉजिटिव है, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, ठीक है। देखो इंसिडेंट रे यहाँ पर था तो पॉजिटिव शिफ्ट आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन इस तरह से दिया हो सकता है कि बस शिफ्ट कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। कभी कि ये भी पूछ लेते हैं फाइनल इमेज कितना है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, फाइनल इमेज 5 सेंटीमीटर टुवर्ड द स्लैब, 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लैब, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन बना सकते हैं। तो शिफ्ट आ गया अपना 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसी तरह का अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि बाहर देखो एयर के सिवाय दूसरा कोई मीडियम है जिसका म्यू इक्वल टू 2 है। तो म्यू इक्वल टू 2 तो एयर का होता नहीं है, कोई दूसरा मीडियम है। तो आप ध्यान रखना, उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करना है आपको, ये सेम फॉर्मूला रहेगा उसके लिए, लेकिन यहाँ पर पता है जब एयर था तो यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई म्यू आ रहा था, लेकिन सराउंडिंग हो जाएगा ना, तो यहाँ पे म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब हो जाएगा, ठीक है। अभी तक क्या करते थे हम 1 माइनस 1 म्यू जो है म्यू ऑफ स्लैब होता था, तो खाली 1 की जगह पर म्यू ऑफ सराउंडिंग आ जाएगा, मतलब बाहर का जो मीडियम है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। यहाँ पर एयर था तो यहाँ पे 1 आ रहा था, दूसरा कोई मीडियम होगा तो यहाँ पे म्यू ऑफ सराउंडिंग आ जाएगा, ठीक है। और कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं है। थिकनेस किसका है 15, 1 माइनस 2 बाई, देखो बाहर का मीडियम 2 है, अंदर 1.5, इसको सॉल्व करोगे तो 15 इंटू आ जाएगा माइनस 0.5 बाई 1.5, देखो ध्यान से 1.5 माइनस 2 हो जाएगा माइनस पॉइंट, तो इसका भी आंसर जो है -5 सेंटीमीटर। डेल इक्वल टू आ रहा है -5 सेंटीमीटर। -5 सेंटीमीटर मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी इंसिडेंट रे इस तरफ है, देखो ध्यान से, थोड़ा ऑब्जेक्ट इस तरफ नजदीक बना लेते हैं। इंसिडेंट रे इस तरफ, ठीक है। अंदर क्या है, डेंसर से रेयर में जा रहा है ना, डेंसर से रेयर में, बिकॉज ये डेंसर है ये रेयर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर से अब यहाँ पर डेंसर से रेयर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। इसका जो शिफ्ट आ रहा है ना फाइनली, वो देखो ध्यान से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, बिकॉज अपना आंसर जो है नेगेटिव आया है। क्लियर है? तो जब भी सराउंडिंग मीडियम, वैसे क्वेश्चन जल्दी आते नहीं है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि जब भी सराउंडिंग मीडियम जो है एयर के सिवा दूसरा कोई मीडियम हो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा हो, देखो बाहर का ज़्यादा है, तब जो है अपना शिफ्ट नेगेटिव आएगा। क्लियर है? इसको रफ करके इससे बेस थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करते हैं, तो एकदम बेसिक से क्वेश्चन थे, तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब करते हैं अपना हम सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन से अच्छा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर एक ग्लास स्लैब रखा गया है, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, और यहाँ पर एक मिरर भी लगा दिया गया है। मिरर से ऑब्जेक्ट जो है 40 सेंटीमीटर दूर है। क्लियर है? और एक ग्लास स्लैब जिसका थिकनेस है 20 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज एज सीन बाय द ऑब्जर्वर व्यूइंग थ्रू द ग्लास स्लैब।
मतलब इस बार ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे नहीं खड़ा है। हम लोग पहले क्या करते थे, रेज ऑफ लाइट यहाँ पे आती थी और यहाँ पे ऑब्जर्वर को जो है रेज ऑफ लाइट मीट करा देते थे। अब जो है ऑब्जर्वर को इमेज कब दिखेगा, जब जो है उसका आँख में जाएगा, मतलब रे ऑफ लाइट उसके आँख में जाएगी, ठीक है। उसको सोच समझ के आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, कि ऑब्जर्वर को इमेज तभी दिखेगा जब रेज ऑफ लाइट ऑब्जर्वर तक पहुँचेगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना और उसी हिसाब से अपना आंसर निकालिए। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा गया है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर। इसको एक बार ट्राई करो। डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। पॉज करो, कर लिया ना, ओके डन, ठीक है। अब मैं इसका जो है सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट जो है 40 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो होगा क्या, पहले यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी। क्लियर है। यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे हम जो है, बिकॉज ये रेडर से डेंसर, ठीक है, दोनों तरफ एयर है, ध्यान रखना। हाँ, रेडर से डेंसर में जाएगा तो रे ऑफ लाइट टूवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे डेंसर से रेडर में जाएगा रे ऑफ लाइट, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरह से रे ऑफ लाइट बेंड करेगा। क्लियर है। इस तरह से इसको ओके। इसको थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं बिकॉज जो है क्लियरिटी होगी ड्रॉ करने में। ऐसा मत समझना कि भाई मिरर मतलब कि रे ऑफ लाइट यहाँ से ऊपर से निकल जाएगी, ऐसा कुछ लॉजिक मत लगाना उसके अंदर, ठीक है। बिकॉज हम पहले से बात कर चुके हैं, सारे नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहे हैं। तो रे ऑफ लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर गई और यहाँ पे डेंसर से रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गई इस तरह से। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से जो है फाइनल अपना इमेज जो है पहले रिफ्लेक्शन के बाद इसका फाइनल इमेज जो है इस तरह से यहाँ कहीं बनेगा। क्लियर है। कैसे कितना बनेगा वो तो हमको निकाल के पता चलेगा, ठीक है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला निकालते हैं, हो जाएगा T × 1 - 1 बाई म्यू। ओके। तो थिकनेस कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 1 - 1/1.5, तो हो जाएगा 0.5/15, तो 20 × 5/15, 5 3 जा, तो इसका आंसर आ रहा है 20/3। मतलब जो है ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से 20/शिफ्ट जो है इसका शिफ्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो डेल की वैल्यू क्या आ रही है, +20/3। मतलब जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में 20/3 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये 20/3 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे चलो ये डेल इक्वल टू आ गया 20/3। अब देखो क्या है कि यहाँ पे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर को थोड़ा ये दिख रहे हैं ना, तो उसके लिए अब बताओ ये वाला ऑब्जेक्ट है कि ये वाला ऑब्जेक्ट है। प्लेन मिरर कौन सा रे दिख रहा है, ये, इसको पीछे एक्सटेंड कर रहे थे ये, तो प्लेन मिरर को ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा बिकॉज स्लैब डाल दिया ना बीच में, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन शिफ्ट हो गया। तो प्लेन मिरर को जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि कितना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा प्लेन मिरर से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर कितना होगा बताओ, जो कि हो जाएगा 40। देखो टोटल 40 था, 40 में से 20/3 माइनस कर लो, ठीक है। तो 40 - 20/3, इसका आंसर हो जाएगा 100/3 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 100/3 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि ये प्लेन मिरर को ऑब्जेक्ट जो है 100/3 सेंटीमीटर बनाएगा। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, जितना दूर उसको ऑब्जेक्ट दिखता है उससे कॉरस्पॉन्डिंग उतना ही दूर वो इमेज बना देगा। तो प्लेन मिरर को जितना दूर ऑब्जेक्ट दिखा उससे कॉरस्पॉन्डिंग उतना ही दूर उसने इमेज बना दिया, ठीक है। उतना ही दूर इसने इमेज बना दिया, जो कि है 100/3 सेंटीमीटर। 100/3 सेंटीमीटर दिखा उसको ऑब्जेक्ट, ये कितना है जो है 100/3 सेंटीमीटर है, तो 100/3 सेंटीमीटर पर उसने इमेज बना दिया। लेकिन बताओ ये इमेज क्या ऑब्जर्वर को दिखेगा, ऑब्जर्वर तो यहाँ पे खड़ा है ना, जो कि ग्लास स्लैब के मतलब ऑब्जर्वर जो है ग्लास स्लैब से उसको देख रहा है, तो अभी भी ये इमेज ऑब्जर्वर को दिखेगा नहीं, बिकॉज जो है रेज ऑफ लाइट अभी भी ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंची है, ठीक है। अभी तो रेज ऑफ लाइट प्लेन मिरर से टकराई है, तो प्लेन मिरर टकराने के बाद इसका रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, इसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो अब डेंसर से रेयर में जाएंगे तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेंगी, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेंगी, और डेंसर से रेयर में जाएंगे इस तरह से बेंड करेंगी। तो ये रे ऑफ लाइट जो है ऑब्जर्वर को दिखेगा, बिकॉज रे ऑफ लाइट अब यहाँ पर पहुँच चुकी है। क्लियर है। ऑब्जर्व 100/3 इसका आंसर नहीं है, 100/3 आपने मार्क किया होगा, तो आपने थोड़ा सोचे तो मिस्टेक कर दी। हाँ, आपने इसका इमेज तो बना लिया, पर ये इमेज ऑब्जर्वर को नहीं दिखेगा। ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे खड़ा होता, देखो मेरी बात सुनो, ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे होता तब उसको ये इमेज दिखती, लेकिन ऑब्जर्वर जो है ग्लास स्लैब के पीछे खड़ा है, तो उसको अभी भी ये इमेज डायरेक्टली नहीं दिखेगी। यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन होगा तो उसको इमेज उसको दिखेगा। क्लियर है। तो फिर से एक बार उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो अब दूसरी बात कि देखो ध्यान से, देखो हमने एक बार पूरा रिफ्लेक्शन करा दिया, ठीक है। यहाँ पे ये सरफेस और सेकंड सरफेस पे रिफ्लेक्शन करा दिया।
तो अब जो है ना, बिकॉज रिफ्लेक्शन के बाद ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, ठीक है। तो अब ग्लास लैब के लिए ये वाला हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा सेकंड टाइम रिफ्लेक्शन करने के लिए, ठीक है, पूरे ग्लास लैब में। देखो अब ग्लास लैब को क्या दिख रहा है, आप खुद सोचो, ग्लास लैब को क्या दिख रहा है कि रेज ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, तो उसके लिए इंसिडेंट रे ये हो जाएगा ना, तो अपना ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी भी यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो जो सेकंड टाइम शिफ्ट का फॉर्मूला निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा अपना 20/3, है ना भाई। थिकनेस भी सेम है, अभी भी ग्लास, अभी भी इसका थिकनेस 20 सेंटीमीटर है, अभी भी इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो शिफ्ट का आंसर तो अभी भी सेम आएगा भाई। सेकंड टाइम शिफ्ट होगा तो भी आंसर सेम ही आएगा ना। सेकंड टाइम शिफ्ट निकालोगे तो भी इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि कोई पैरामीटर चेंज ही नहीं हुआ है। थिकनेस चेंज हुआ नहीं, म्यू चेंज हुआ नहीं, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से वो डिपेंड ही नहीं करता, तो अपना शिफ्ट का आंसर क्या आ गया 20/3 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो लेकिन इस बार क्या होगा कि शिफ्ट इंसिडेंट रे है ना, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो एक्चुअली क्या था, ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन फाइनली देखो ध्यान से ये रे ऑफ लाइट ड्रॉ करो, फाइनली रे ऑफ लाइट ड्रॉ करोगे तो जो है ये इतना पोजीशन डेल जो है शिफ्ट हो गया है, जो कि है 20/3 सेंटीमीटर, जो कि है 20/3 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली तो आपको क्या लग रहा होगा कि भाई ऑब्जर्वर को जो है देखो यहाँ पे 100/3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट था, उसके बाद जो है इसने इमेज को इतना शिफ्ट करा दिया, तो आपको लग रहा था जो 100/3 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है ना, वो गलत है। 100/3 सेंटीमीटर से और 20/3 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। देखो 100/3 था ये, लेकिन उससे और 20/3 सेंटीमीटर वो शिफ्ट हो गया। तो अपना जो फाइनल आंसर होगा ना, फाइनल आंसर वो 100/3 सेंटीमीटर माइनस 20/3 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 80/3 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये अपना डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज है, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज का ये डिस्टेंस होगा। बिकॉज ऑब्जर्वर जो है इस ग्लास स्लैब के पार खड़ा है, तो ऑब्जेक्ट उसको जो है रे वहाँ तक पहुँचानी है। देखो पहले हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा था, उसका हमने रिफ्लेक्शन कराया और शिफ्ट फाइंड कर लिया, 20/3 सेंटीमीटर आया। तो हमने देख लिया कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जो है 40 - 20/3 सेंटीमीटर, जो कि 100/3 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, चलो इतना पहुँच गए। अब 100/3 सेंटीमीटर पे उसने कॉरस्पॉन्डिंग इमेज बना लिया। इमेज बना तो लिया, लेकिन बिकॉज ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है तो उसको ये इमेज दिखेगा नहीं। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से एक रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होगा और फाइनली ये रे ऑफ लाइट दिखेगा। तो ये रे ऑफ लाइट को पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो देखो पूरा 100 था, 100 में से 20/3 माइनस कर लिया, तो उतना अपने को 100/3 में से 20/3 माइनस कर लिया, तो 80/3 सेंटीमीटर दूर ऑब्जर्वर को जो है फाइनल इमेज दिखेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, तो होप सब कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। जिसने सिर्फ 100/3 सेंटीमीटर निकाला होगा ना, उसने थोड़ा बहुत सोचा, पर उसको आगे थोड़ा सोचना चाहिए था कि ऑब्जर्वर थोड़ी यहाँ पे खड़ा है बाबू, ऑब्जर्वर जो है उसको फाइनल इमेज जो है यहाँ पर दिखेगा। क्लियर है। तो होप्स आपको समझ पड़ गया होगा। ये इसके बेस पे इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना है कि देखो रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये अपना इंसिडेंट रे हो जाएगा। क्लियर है। एक बार हमने पूरा रिफ्लेक्शन करा लिया, उसके बाद वापस रिफ्लेक्शन के बाद ये इंसिडेंट रे हो जाएगा और अपना फाइनल इमेज वहाँ पे ऑब्टेंड होगा। ओके, तो इसको रफ करके इसके जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं, तो आपको जो है और अच्छे समझ पड़ेगा। ओके, तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है कि प्लेन मिरर की जगह पे कॉन्केव मिरर आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ग्लास स्लैब रखा गया है जिसका थिकनेस 6 सेंटीमीटर है, म्यू 1.5, और यहाँ से ये इससे जो है ये 5 सेंटीमीटर दूर है। क्लियर है। इससे यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर दूर है और ये 32 सेंटीमीटर हमको दिया है। अब बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ पे, यहाँ पे खड़ा है, तो ऑब्जर्वर अभी भी ग्लास स्लैब से दिख रहा है। तो होगा क्या, यहाँ से रिफ्लेक्शन करोगे तो यहाँ से जो है मतलब फाइनल इमेज बनेगा, फिर हमको इससे जो है वापस रिफ्लेक्शन करा के फाइनल इमेज निकालना पड़ेगा। इस तरह से इसका प्रोसीजर होगा। क्लियर है। शुरू करते हैं इसको। तो क्या है, पहले ऑब्जेक्ट से यहाँ पर रेज ऑफ लाइट निकलेंगी इस तरह से। क्लियर है। फिर यहाँ पे रेज ऑफ लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी, फिर यहाँ से रेज ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरह से बेंड कर जाएगी, बिकॉज दोनों तरफ अभी मीडियम मान रहे एयर ही है। ठीक है। तो रेज ऑफ लाइट जो है फाइनल इमेज अपना यहाँ पे बनाएगी और ये इतना हो जाएगा शिफ्ट। क्लियर है। ये इतना हो जाएगा शिफ्ट। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t × 1 - 1/μ। t कितना है मेरा 6 सेंटीमीटर इंटू 1 - 1.5, तो क्या हो जाएगा 6 × 5/15, तो अपना आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। मतलब अपनी डेल की जो वैल्यू है 2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ गई। मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो
तो अब क्या है कि ये जो कॉन्केव मिरर है, इसको ऑब्जेक्ट कितना दूर दिखेगा, पहले 32 सेंटीमीटर पे था, लेकिन 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, तब जो है इसको इमेज ये 30 सेंटीमीटर दूर दिखेगा। ठीक है, अब जो इसको ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर दूर दिखेगा। तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब इसका फाइनल इमेज फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है, v = uf अपॉन u - f। अब बिकॉज ये पोल है अपना, ठीक है, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो u इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इक्वल टू हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, बिकॉज कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। ठीक है, तो -30 × -10 अपॉन -30 + 10 हो जाएगा -20, तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, माइनस भी कैंसिल हो गया है, तो 15, तो v इक्वल टू आ रहा है -15 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि डायरेक्शन पॉजिटिव है, माइनस मतलब इस तरफ अपना -15 सेंटीमीटर दूर अपना इमेज बना होगा। लेकिन यहाँ से देखोगे ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और -15 सेंटीमीटर दूर अपना इमेज बना है, मतलब कि रे ऑफ लाइट जो है, मान लो मेरा मिरर है इस तरह से, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट जो टकराई होगी तो वापस जो है वो -15 सेंटीमीटर दूर अपना इमेज बनाना चाहती है। ठीक है, मतलब यहाँ से टकराने के बाद -15 सेंटीमीटर दूर अपना इमेज बनाना चाहती है, लेकिन -15 बनाने जाएगी तो बीच में फिर से ही आ जाएगा, बिकॉज फाइनल इमेज ऑब्जर्वर को कब दिखेगा, जब रेज ऑफ लाइट यहाँ पे आएंगे, लेकिन उसके बीच में फिर से आ जा रहा है स्लैब, तो फिर से एक बार शिफ्टिंग होगा। ठीक है, और इस बार इंसिडेंट रे ये हो जाएगा अपना इंसिडेंट रे, बिकॉज एक बार रिफ्रैक्शन हो चुका है, अब इंसिडेंट रे अपना ये हो जाएगा। क्लियर है, तो फिर से शिफ्ट का फॉर्मूला निकालेंगे तो फिर से अपना 2 सेंटीमीटर शिफ्ट आएगा, बिकॉज थिकनेस और स्टिक थोड़ी चेंज हुआ है, तो फिर से 2 सेंटीमीटर अपना थिकनेस शिफ्ट आएगा। तो यहाँ से जो है शिफ्ट 2 सेंटीमीटर आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, तो इसी डायरेक्शन में अपना जो है शिफ्ट आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे करके फाइनल में जो है इसी डायरेक्शन में शिफ्ट आ जाएगा। जो 15 सेंटीमीटर बन रहा था, जो एक्चुअली 15 सेंटीमीटर बन रहा था, वो जाके बनेगा 17 सेंटीमीटर पे। क्लियर है, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना 2 सेंटीमीटर। तो अपना फाइनल इमेज कितना बन रहा है, 15 + 2 17 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इससे अपना फाइनल इमेज कहाँ दिख रहा है, ये तो 15 सेंटीमीटर बनाया था, लेकिन मिरर से जो है 2 सेंटीमीटर और शिफ्ट हो गया, और 15 + 2 17 सेंटीमीटर अपना फाइनल इमेज बना। क्लियर है, इस तरह से। अच्छा सोचो, अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के बजाय जो है 15 से ज़्यादा होता, तो अगर 15 से ज़्यादा भी होता ना, तो भी हमको 2 बार रिफ्रेक्शन कराना पड़ता है यहाँ पे, बिकॉज जो है अगर इमेज यहाँ बनता वो तो इस ऑब्जर्वर को दिखता नहीं, तो भले यहाँ पे 15 से भी ज़्यादा होता तो भी हमको 2 बार रिफ्रेक्शन करा के 2 बार शिफ्ट करके अपना आंसर निकालना पड़ता, और उसके अंदर भी अपना सेम आंसर आता है 17 सेंटीमीटर, बिकॉज उसके अंदर भी एक बार और शिफ्ट होता और फाइनली अपना 15 + 2 17 सेंटीमीटर पर अपना आंसर मिल जाता। ओके, तो 15 + 2 17। ओके, देखो -15 मतलब क्या है कि इस तरह 15 सेंटीमीटर और +2 17, अपना फाइनल आंसर जो है 17 सेंटीमीटर आ जाएगा इसके अंदर। तो होप्स आपको एक कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। और लास्ट एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि होता है कंपोजिट स्लैब का, वो बहुत ईजी होता है, हमने इसको किया भी है। हम याद है आपको 2-3 मीडियम साथ में लेते थे और नेट शिफ्ट निकालते थे, उस तरह से ये है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो है उसके आजू बाजू मीडियम सेम होने चाहिए। क्लियर है, मतलब यहाँ पे एक स्लैब है, मान लो इसका ये जो है ये 15 सेंटीमीटर है, और मान लो इसका म्यू इक्वल टू 1.5 है। ठीक है, मान लो दूसरा स्लैब है, अब ये स्लैब एक दूसरे से कितना दूर रखे गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो स्लैब है म्यू इक्वल टू 2 है, और ये जो है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका बीच का डिस्टेंस मान लो ये भी 10 सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतनी आपको ध्यान रखना है कि जो है कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह एयर मीडियम सेम होना चाहिए, यहाँ पे एयर हो तो यहाँ पे भी एयर हो, कोई भी मीडियम हो वो सेम होना चाहिए बस। ठीक है, मान लो म्यू इक्वल टू है इसका 2 ही है, और ये इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो नेट शिफ्ट कैसे निकालोगे इस तरह के क्वेश्चन में, तो नेट शिफ्ट हो जाएगा del1 + del2 + del3 की साइन रखना है आपको, अगर बाहर कोई दूसरा मीडियम होता तो नेगेटिव आता है। ठीक है, तो del1 क्या हो जाएगा t × 15 × 1 - 1.5 + 20 × 1 - 1/2 प्लस कितना है 10 × 1 - 1/2। इसको सॉल्व कर लोगे तो अपना जो है नेट शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
ओके, कभी कभी बोर्ड में इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो होप्स आज का क्वेश्चन आपको समझ पड़ा होगा। ये जो लेक्चर था पिछले लेक्चर के रिलेटेड था, लेकिन क्या है कि इसके क्वेश्चन कराने जरूरी थे, प्लेन मिरर वाले, वो फाइनल इमेज फॉर्म करने वाले, जिससे क्या है कि आप कॉन्सेप्चुअली एकदम क्लियर हो जाओ। तो होप्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।